तो फर्स्ट एग्जांपल SO2 के लिए है। तो SO2 में देखिए, SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये लोन पेयर होगा, इसमें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब हमें पता है कि इसमें ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है, एक सिग्मा है, और एक पाई है, ये पाई। अब ये देखना है कि जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कौन सा वाला है ना। पी पाई है या डी पाई। तो समझिए बात को। इसमें सल्फर के लिए पहले हम ग्राउंड स्टेट की बात करें। ग्राउंड स्टेट, सल्फर का ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, यानी कि इस तरीके से 3s2 हो गया आउटर मोस्ट सेल की बात करें, और 3p4 का मतलब है ये। ठीक है भाई। अब ये तो ग्राउंड स्टेट की बात थी। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब थर्ड जो सेल होता है, थर्ड सेल में डी सब सेल भी अवेलेबल होती है, डी सब सेल भी अवेलेबल होती है। ये तो होगा क्या कि डी सब सेल अवेलेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इसका यहाँ से जंप करेगा। ये तो अब एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे, दो यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, एक यहाँ। क्वेश्चन ये है कि इसको हमने वहाँ भेजा ही क्यों है। तो समझिए इस बात को, ऐसा क्यों किया है। पहले ये मुझे बताएं, पहले ये देखना है कि ये जो सल्फर है, ये सल्फर जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता, हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ किया करते थे। तो वो फॉर्मूला ये होता था कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फिर प्लस उसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं। तो सल्फर के साथ केवल ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है। तो सल्फर के पास मोनोवैलेंट एटम तो है ही नहीं, तो 0। और फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो माइनस कर दिया करते थे, नेगेटिव चार्ज को प्लस कर दिया करते थे, लेकिन इसमें कोई चार्ज है नहीं, तो बाकी का मामला भी 0 रहेगा। तो हम सीधा इसको, ये जो नंबर आएगा 3 आ जाएगा। और 3 नंबर अगर आता है फॉर्मूले में, 3 की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। sp2 कैसे होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, और एक लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर को रखने के लिए भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए सल्फर जो है, ध्यान से समझिएगा, सल्फर के पास ये एक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, sp2। फिर ये एक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, sp2। ये एक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, sp2। जो बॉन्ड नहीं बना रहा है इलेक्ट्रॉन, वो जो लोन पेयर हैं, वो इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे, और बाकी
के जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा जब इसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2 है। तो sp2 का मतलब ये s ले लो, 2p ले लो, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है इस तरीके से, ये ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को इसीलिए खाली कराया है। क्यों खाली कराया, रीज़न ये था, जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को जम कराना पड़े। रीज़न ये नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन करना है sp2 इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जम करके वहाँ भेजा गया ना। रीज़न ये है कि हमें 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। 2 क्या बनाने हैं, पाई बॉन्ड बनाने हैं। और पाई बॉन्ड कौन बनाता है, p ऑर्बिटल बनाता है, s तो बनाता नहीं है। तो पाई बॉन्ड के लिए मान लो अगर ये कंडीशन रहती, इसमें देखिए, अगर हम जंप नहीं कराते तो क्या होता, जंप नहीं कराते तो हाँ, जंप अगर नहीं कराते तो देखिए क्या होता। तो जंप नहीं कराते तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हो जाता। अब पाई बॉन्ड के लिए एक ये हमारे पास अवेलेबल होता, और बाकी पाई बॉन्ड के लिए तो कोई अवेलेबल ही नहीं ना भाई। पाई बॉन्ड भी जब बनना है, यदि किसी एटम को पाई बॉन्ड बनाना है तो उसके उसके पास p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, हाफ फील्ड। तो ये सल्फर कहता है कि यार मेरे पास तो यार एक ही ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड है, एक और चाहिए तब ना मैं पाई बॉन्ड बना पाऊंगा। दो, एक हाफ फील्ड से तो एक ही इससे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। और दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ से बनेगा, उसके लिए तो कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही नहीं है। तो क्या होगा, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे भेज दिया गया है, ये आ गया। तो अब क्या हुआ, अब सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल है, सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। और एक अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल है जो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल है। तो दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, थोड़ा एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं और एक यहाँ दिखा देते हैं, ये। तो दोनों ही ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए। तो अब मैं सल्फर के जो ऑक्सीजन है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, ये तो सल्फर की बात हो गई। क्या हमें पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि सल्फर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, सल्फर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। और 2 पाई बॉन्ड बनाने में, एक पाई बॉन्ड में तो उसने किसका यूज किया, एक पाई बॉन्ड में उसने p ऑर्बिटल का यूज किया है। किसका यूज किया, p ऑर्बिटल का यूज किया, p ऑर्बिटल का यूज किया। और दूसरा वाला जो पाई बॉन्ड इसने बनाया है तो वो किसके यूज से बनाया है, तो वो d ऑर्बिटल को यूज करके बनाया है। दूसरा वाला किसको यूज करके बनाया, d को, दूसरा वाला d को यूज करके बनाया। ये तो बात हो गई सल्फर की। अब ऑक्सीजन जो इसका, ऐसे समझ लीजिए कि ये सल्फर एक पर्सन है और इसने 2 लोगों के साथ बिजनेस किया है, 2 लोगों के साथ बिजनेस किया है, ठीक है। जब ये फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के साथ बिजनेस करता है तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के साथ मान के चलिए ये अपनी 2 व्हीलर लेके जाता है, उसके साथ बिजनेस उसका होता है, 2 व्हीलर का यूज करता है। लेकिन दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ 4 व्हीलर का यूज करता है, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ 4 व्हीलर का यूज करता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ये लोग बिजनेस में अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो भाई बात ये है कि ऑक्सीजन जो है दोनों, ये दोनों ही, इनके पास 4 व्हीलर है ही नहीं भाई, d ऑर्बिटल होगा तब ना 4 व्हीलर होगा। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो d ऑर्बिटल रखता ही नहीं है। तो जब ऑक्सीजन d ऑर्बिटल रखता ही नहीं है तो ये बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन अपना
पाई बॉन्ड बनाने में केवल p ऑर्बिटल ही दे सकता है। ऑक्सीजन केवल क्या दे सकता है? p ऑर्बिटल दे सकता है। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन केवल p ऑर्बिटल ही दे सकता है, जब आपसे कोई पूछे कि यार ये बताओ कि सल्फर के पास तुम्हें 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो दोनों जो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं वो किस तरह वाले हैं? तो हम कहेंगे कि देखो, पहला वाला जो पाई बॉन्ड है वो तो है p पाई p पाई, मतलब ऑक्सीजन ने अपना p ऑर्बिटल दिया और सल्फर ने भी अपना p ऑर्बिटल दिया। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है पाई वाला, उसमें सल्फर ने तो अपना दिया है d पाई और ऑक्सीजन ने क्या दिया है? p पाई। ये है भाई। तो यहाँ पे ये वाले जो दो वैकेंट नहीं, हाफ फिल्ड जो दो ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं, एक s है और एक d है, ये दोनों पाई बॉन्ड में बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। मैंने कहा कि 3 एग्जाम्पल दूंगा तब आपको चीजें क्लियर होंगी। मेरा कहना है कि आपको अगर ये समझना है कि p पाई और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सॉरी, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो हम लोग एक p पाई और p पाई, इसके अलावा p पाई और d पाई, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि p पाई और p पाई d पाई बॉन्ड जो है तो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। अच्छा, एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि इन दोनों में से जो ये वाला बॉन्ड होता है ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो ये वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये वाला थोड़ा सा वीक होता है। रीज़न क्यों ऐसा होता है? आंसर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है, ऐसे समझिए थोड़ा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, पी पाई वाला जो बॉन्डिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, वो किस तरीके से होगा? ऐसे, ये ठीक है, ये पी पाई की बात हो गई। अच्छा, पी पाई डी पाई में कैसे होगा? ये अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में आपको क्या लगता है कि दोनों में जो पहला वाला ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? यहाँ 2 लोब हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, 2 लोब हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में भी कितने लोब हैं? 2 ही लोब हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। अच्छा, यहाँ इस वाले केस में देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाला है p ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है और कहाँ है? यहाँ है, ठीक है भाई। लेकिन जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ है, इसके बाद यहाँ भी है, इसके बाद यहाँ भी है, इसके बाद यहाँ भी है। तो क्या हुआ ये है कि 4 जगह इसने अपना फोकस लगा रखा है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। और ऊपर वाले में क्या हुआ है? यहाँ ये 1/2 प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ 1/2, इसमें भी 1/2। अच्छा, इसमें यहाँ 1/2 प्रोबेबिलिटी है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। यहाँ कितनी है? 1/4, यहाँ कितनी है? 1/4, यहाँ 1/4 और यहाँ 1/4। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सेकंड केस में जहाँ जहाँ d ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं, जहाँ d ऑर्बिटल, तो यहाँ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन की जो है वो थोड़ा वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो d में थोड़ा सा ज्यादा स्कैटर्ड हो गया है, ज्यादा फैल गया है। तो इस वजह से जो p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? वो थोड़ा सा वीक होती है। एक और बात समझिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताएं कि ये तो बात हुई किसकी? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। सेकंड पीरियड वाला तो केवल p पाई वाला ही अपना कंट्रीब्यूट कर सकेगा, लेकिन जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं वो अपना p पाई और d पाई दोनों ही तरह के
ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है वो पाई बॉन्डिंग में केवल p ऑर्बिटल ही दे सकता है, केवल p ऑर्बिटल ही दे सकता है। लेकिन थर्ड पीरियड वाला क्या कर सकता है, p ऑर्बिटल भी दे सकता है, उसके पास p भी है और उसके पास d भी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो हायर एटम्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा डी वाले का, तो क्या ऐसा नहीं है कि उनका जो डी ऑर्बिटल होगा उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा? भाई जो लोअर पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे थर्ड पीरियड वाले में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो थर्ड वाले का यूज हो रहा है। लेकिन जो हायर एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो भाई डी ऑर्बिटल कहाँ का यूज होगा, ज्यादा बाहर वाला यूज होगा, और ज्यादा बाहर वाला डी ऑर्बिटल ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन ज्यादा बड़ा होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में दो ही होते हैं ना, तो ज्यादा बड़ा साइज तो हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, अमाउंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम न हो जाएगी। जो हायर एलिमेंट्स होंगे उनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी, तो कंपैरेटिवली जब कम रहेगी तो फिर उनका जो ओवरलैपिंग होगा वो वीक रहेगी, तो बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड भी जो बनेगा पाई बॉन्ड वो कैसा रहेगा, थोड़ा वीक बन जाएगा। तो ये बात हमें समझनी है। दो बातें हमने समझ ली। पहली बात कि पाई बॉन्ड अगर एक P और दूसरे P के बीच में बन रहा है थोड़ा स्ट्रांग होगा, अगर एक P और दूसरे D के बीच में बन रहा है थोड़ा वीक होगा, और अगर अगर D के बीच में भी बन रहा है जो, लेकिन D अगर कौन सा वाला है, D हायर सेल्स का है ना, हायर सेल्स का, यानी हायर एलिमेंट का जो D होगा उसका वैलेंस सेल उतना ही दूर होगा। जो हायर एलिमेंट्स होंगे ये हायर एलिमेंट है, ठीक है, यानी लोअर एलिमेंट्स ग्रुप में नीचे वाले, जो जो ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट हैं इनका जो डी ऑर्बिटल होगा वैलेंस सेल, इनकी वैलेंस सेल बाहर होगी, या तो ये होगी अगर सेवन्थ पीरियड का है, अगर सिक्स पीरियड का है तो वैलेंस सेल ये हो जाएगी, फिफ्थ पीरियड का है तो ये हो जाएगी, फोर्थ पीरियड का है तो ये हो जाएगी। तो इनमें जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल क्या है इनकी, दूर वाली है, दूर वाली होने की वजह से उसका जो साइज है वो भी बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने से ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी की यहाँ हो रही थी थर्ड वैलेंस सेल में। तो ये बात हो गया, ये हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा एक एग्जांपल से, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ,